नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। तो आज अपने बात करते हैं। अभी तक जो अपनी क्लासेस होगी, दो क्लासें होगी है जो वन लाइनर की। आज अपनी तीसरी क्लास है और जो तीसरी क्लास है वो मूल अधिकार की है। कौन सी है? भी मूल अधिकार की। पहले तो एक आप कंफ्यूज में मत रहना कि सर टॉपिक नहीं बताए गए फोर्थ ग्रेड के अंदर भारतीय संविधान के, क्योंकि वहां पर एक लाइन लिखी हुई है भारतीय संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण। तो आधारभूत लक्षणों में लगभग सभी मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आज अपने मूल अधिकारों के जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो संविधान के अंदर अपने को मूल अधिकार मिले हुए हैं, उनके क्वेश्चन लेके आए हैं। लगभग अपने 80 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है अभी? लगभग 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन अपने करेंगे ये। ठीक है, और इसमें अपने लगभग मूल अधिकारों को एक बार अपने ब्रीफली देखा जाएगा। ब्रीफली मतलब लगभग, पहली बात तो लगभग आपको मैं बता दूंगा, लगभग सभी आर्टिकल, सभी आर्टिकलों की बात की गई, सब कुछ की बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आज क्वेश्चन लेते हैं आज का। सबसे पहले पहली स्लाइड पर 3 से 4 क्वेश्चन है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। तो सबसे पहले ही बात यह है कि भारत के संविधान के अंदर कौन सा भाग अपने को मूल अधिकारों के बारे में कहता है। तो वो भाग नंबर कौन सा है? अभी भाग नंबर 3 है। कौन सा है? अभी भाग नंबर 3 है, जो किसकी बात कर रहा है? मूल अधिकारों की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों को कौन से अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो याद रखें 12 से लेकर 35 तक। देखो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार कौन से? अभी 12 से लेकर 35 तक क्या है? मूल अधिकारों की बात की गई है। जो आर्टिकल आते हैं 12, 13, 14 ऐसे सभी आर्टिकलों की बात की है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखें 6। ये 6 जो है वो ये वर्तमान में, कब है? अभी ये वर्तमान में दिए गए हैं। याद रखें इस बात को, कब दिए गए हैं? ये वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। पर मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में, जो मूल संविधान आता है, मूल संविधान में अपने पास 7 क्या थी? मूल अधिकार थे। कितने थे भी? 7 मूल अधिकार थे। और 7 मूल अधिकार में सबसे पहला जो आता है वो समानता का अधिकार आता है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो स्वतंत्रता का आता है, छोट में बता रहा हूं मैं। तीसरा जैसे शोषण का आता है। ठीक है, फिर तीसरा शोषण का आता है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह, ऐसे लगभग कितने आते हैं? 7 आते हैं। जो छठा था वो संपत्ति का अधिकार था। तो कौन सा था भाई? संपत्ति अधिकार। इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो लगभग 6 मूल अधिकार अपने को है। 7 थे, 7 में से एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। बात समझा गई? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मेघना काटा कहा गया है, कहा जाता है? तो याद रखें भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं? मेघना काटा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? मेघना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखें क्या कहते हैं अभी? मेघना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं? मेघना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कार्टा कहते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और बहुत बार आया हुआ है। मूल अधिकारों की उप समिति के सदस्य कौन थे संविधान सभा के अंदर? तो याद रखें अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे भी? जेबी कृपलानी थे। और अगर पूछे मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारतीय संविधान ने मूल अधिकार में कितने दिन विचार विमर्श किया? मतलब संविधान सभा ने मूल अधिकार जब बनाए गए थे तब मूल अधिकारों पर कितने दिन चर्चा की थी? तो याद रखें कितने दिन चर्चा की थी? 38 दिन चर्चा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितने दिन? टोटल 38 दिन चर्चा की संविधान सभा में। मूल अधिकारों को लेकर कितने दिन चर्चा हुई? 38 दिन हुई। कितने दिन हुई भी? 38 दिन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। मूल संविधान में वर्णित संपत्ति के अधिकार, देखो संपत्ति के अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो याद रखें संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 द्वारा। और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया अभी? कानूनी अधिकार बना दिया। और जो कानूनी अधिकार है ये वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में याद रखें भाग नंबर 12 में है। कहां पर? अभी भाग नंबर 12 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 300 ए में है। कहां पर? अभी 300 ए में क्या बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद किस मौलिक अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार
बना दिया गया, तो याद रखें संपत्ति के अधिकार को। अभी मैंने बताया किसको बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 301 के अंदर, भाग नंबर 12 के अंदर। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है, तो याद रखें आर्टिकल जो 12 है वो किसको करता है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और राज्य शब्द के अंदर क्या क्या आता है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। भारत सरकार आती है, कौन आती है अभी, भारत सरकार आती है। भारत सरकार के साथ क्या आती है, संसद आती है। क्या आती है अभी, संसद जो राज्य शब्द में आती है। इसी के साथ क्या आती है, राज्य सरकार आती है। क्या आती है अभी, राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार के पास साथ में क्या आती है, विधानमंडल आती है। क्या आती है अभी, विधानमंडल आती है, ये भी याद रखें। ठीक है, विधानमंडल के बाद में और क्या आता है, तो और आता है स्थानीय प्राधिकारी आते हैं। क्या आते हैं अभी, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं। और क्या आता है, तो स्थानीय प्राधिकारी के बाद में अन्य प्राधिकारी आते हैं। क्या आती है अभी, अन्य प्राधिकारी आते हैं। ये सारे शब्द किस में आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर आपको प्राधिकारी से अर्थ लगाना, तो प्राधिकारी का अर्थ है कि वह व्यक्ति या संस्था, वह व्यक्ति या संस्था जो नियम, विनियम, विधि, उपनियम जारी करने की क्या रखता हो, शक्ति रखता हो, उसे क्या कहेंगे, अपने प्राधिकारी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राधिकारी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो देखो एफसीआई, खाद्य निगम वाला लिमिटेड है वो। ठीक है, एफसीआई। और इसके बाद में जैसे आर्टिकल 359 होगा, यूपीएससी हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक होगी, ये सब किस में आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं, मतलब ये राज्य है। ठीक है, तो ये याद रखें, आर्टिकल 12 से संबंधित था। आगे देखें, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय की शक्ति का आधार है। मतलब कहने का मतलब, भारतीय संविधान के अंदर कौन सा जो आर्टिकल है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय की शक्ति का आधार है, तो याद रखें आर्टिकल 13। कौन सा है, आर्टिकल 13, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्याय की पुनरावलोकन की बात की गई है। देखो, न्याय की पुनरावलोकन, न्याय की पुनरावलोकन को अपनों ने परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु न्याय की पुनरावलोकन कहां से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया। न्याय की पुनरावलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज की समीक्षा करना। क्या करना भी, समीक्षा करना। तो मूल अधिकार या फिर सजग प्रहरी है, वो भी आर्टिकल 13 ही कहलाता है। ठीक है, सब मूल अधिकारों का। देखिए आगे देखें, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान में समता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है, याद रखें 14 से लेके 18 तक। कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18 तक है। कौन सा, मूल अधिकार। क्या, कौन सा, समता, समानता का अधिकार। सबसे पहला जो अधिकार है वो अपने को कौन सा मिला है, समानता का अधिकार। और समानता का या समता का अधिकार जो 14 से लेके 18 तक है। मैं आर्टिकल बताता हूं शॉर्ट में, आर्टिकल में क्या क्या। देखो, आर्टिकल 14 में है समानता। क्या है अभी, समानता की बात करता है। और समानता दो प्रकार की होती है, एक तो है विधि के समक्ष समानता, एक विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, दूसरी बात है आर्टिकल 15। आर्टिकल जो 15 बात करता है वो भेदभाव की बात करता है। किसकी बात करता है अभी, भेदभाव की बात करता है। आर्टिकल जो 16 है वो लोक नियोजन की बात करता है। किसकी बात करता है अभी, लोक नियोजन की बात करता है। और लोक नियोजन के बाद जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता की बात करता है। किसकी बात करता है अभी, अस्पृश्यता की बात करता है। और आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है अभी, उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, ये अपने समानता के अधिकार था। समानता के अधिकार में जितने आर्टिकल आते, देखो 1 नंबर आर्टिकल, 2, 3, 4, 5। तो पहला जो अपने को अधिकार दिया गया वो कौन सा दिया गया, समता का अधिकार दिया गया। कौन सा दिया गया अभी, समता का अधिकार दिया गया। और समता के अधिकार के अंदर सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है 14। और 14 में क्या है, समानता। किसकी बात करती है, समानता की बात। मतलब भारत के सभी नागरिक कानून के समान क्या है, सभी समान है। ठीक है, दूसरी बात है आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल जो 15 कहता है वो कहता है भेदभाव, मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में आपको सभी को एक समान अवसर की समानता है, ऐसे याद रख सकते हो। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करना है, परंतु अस्पृश्यता को कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया। याद रखें, इस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया, ये भी याद रखें आप। ठीक है, इसके बाद देखें आर्टिकल 18 जो उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता अथवा विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कौन से अनुच्छेद द्वारा दिया है, आर्टिकल 14 द्वारा। कौन से भी, आर्टिकल 14 द्वारा। ठीक है, तो याद रखें विधि के समक्ष समानता अमेरिका से है और विधि का समान संरक्षण जापान से है। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं। मतलब
भारतीय संविधान में कौन से मूल अधिकार है जो ओनली फॉर किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, मतलब भारतीय नागरिक, किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो याद कैसे रखोगे, देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 19 में 10 जोड़े 29, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है वो किस कौन से आर्टिकल है, ये ओनली फॉर वो आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को मूल अधिकार है, किसको, भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त है, वही आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के मध्य किस आधार पर विभेद नहीं कर सकता, मतलब भेदभाव नहीं कर सकता, ये सीक्वेंस याद रखें, और किन किन आधार पर नहीं कर सकता ये भी याद रखें। तो याद रखें, पहला क्या आएगा, धर्म, दूसरा क्या आएगा, मूलवंश, ठीक है, तीसरा क्या आएगा, जाति, ठीक है, चौथा क्या आएगा, लिंग, चौथा क्या आएगा भी, लिंग आएगा, और पांचवा क्या आएगा, जन्म स्थान। इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कौन, राज्य, मतलब धर्म के अनुसार आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, मूल वंश के आधार पर नहीं किया जा सकता, जाति पर नहीं किया जा सकता, लिंग पर नहीं किया जा सकता, और जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये क्रम पूछा जाता है, पहले धर्म आता है, फिर मूल वंश आता है, फिर जाति, फिर लिंग, फिर जन्म स्थान आता है, याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, याद रखें 15(6) जोड़ा गया, तो कौन सा है अभी, आर्टिकल 104, सॉरी 104वां संविधान 2019 द्वारा जोड़ा गया, और 15(6) में क्या, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है, किसको है भी, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है 10% का, सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण है, किसमें भी, सरकारी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को 10% का। ठीक है, ये दिया गया है। आगे देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, तो याद रखें 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया, 13वां संविधान, सॉरी 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा क्या जोड़ा गया, 15(5) जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया अभी, 15(5) जोड़ा। ये क्वेश्चन सीधे उठाए जाते हैं और सीधे पूछे जाते हैं, तब मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, भारतीय संविधान में लोक सेवाओं में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो याद रखें आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, किसमें भी, लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में आपको सभी को क्या है, अवसर की समानता। अवसर मतलब जैसे आप जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें आप सभी को समानता है, SC ST को आप नंबर लेके आओ, आप नौकरी लगो, आप सभी समान है। ठीक है, आगे देखो आर्टिकल 18 की बात करते हैं, उपाधियों का अंत किस मूल अधिकार का हिस्सा है, तो याद रखें समानता के अधिकार का, मतलब समानता का अधिकार है जो अपने को आर्टिकल देता है 14 से लेकर 18 तक, कौन सा, समता का अधिकार कहते हैं, और समता के अधिकार में है उपाधियों का अंत। देखो उपाधि 2 ही चीजों में ग्रहण की जा सकती है, अन्यथा कोई भी ग्रहण नहीं की जा सकती, पहले शिक्षा और सेना के अलावा आप कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हो विदेशी राज्य से या कहीं से भी, तो आपको राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, आपको राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी भी, सहमति लेनी पड़ेगी। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है, तो आर्टिकल 17 खतरा मतलब अस्पृश्यता। तो देखो आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता शब्द है, इसको परिभाषित नहीं किया गया, याद रखें परिभाषित नहीं किया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखें आर्टिकल, देखो विधि के समान संरक्षण किस देश से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है, और विधि का समान संरक्षण किस आर्टिकल में, तो याद रखें अनुच्छेद 14 में है, कहां पर भी, अनुच्छेद 14 के अंदर है। ठीक है, तो विधि के समान संरक्षण कहां से, अमेरिका से, और विधि का विधियों का समक्ष समानता कहां से है, जापान से। ठीक है, आगे देखिए कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, तो याद रखें आर्टिकल 19 में अपने को क्या दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है, क्या दी हुई है भी, स्वतंत्रता दी हुई है। और अपने को मूलतः संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी, मूल संविधान में अपने को 7 स्वतंत्रता थी, परंतु एक हटा दी गई है, कौन सी, संपत्ति की। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण रखने की, ये संपत्ति ये हटा दी गई है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, याद रखें इस बात को। ठीक है, 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। आगे देखें, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध मतलब आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24 याद रखें। इसमें तो बलात्श्रम है, बलात्श्रम मतलब आप किसी के साथ बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते। इसी का एक अपवाद है 23(2, क्या है अभी 23(2), राज्य अपनी सेवाओं के लिए भी किसी व्यक्ति को सेवा आरोपित कर सकता है, मतलब सार्वजनिक हित के अंदर सेवा आरोपित कर सकता है। कहने का भाव अर्थ है कि आप किसी के साथ बंधुआ मजदूरी वगैरह, दास प्रथा वगैरह नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, परंतु राज्य ऐसा काम कर सकता है सार्वजनिक सेवा के लिए। जैसे वर्तमान में कोरोना आया था तो लोगों को कहा था, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी काट लिया गया था,
तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम। क्या कहता है अभी? बाल श्रम की बात कहता है। बाल श्रम का मतलब होता है कि आप 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में आप उनसे कार्य नहीं करवा सकते। जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते, परंतु जो पुस्तौनी काम होते हैं, पुस्तैनी जो काम होते हैं, जैसे चूड़ी बनाना वगैरह, ये कारखाने होते हैं, उनमें आप बच्चों को काम करवा सकते हैं, ठीक है। परंतु जोखिम भरे काम जैसे कोयला की खदान होगी, उनमें आप काम नहीं करवा सकते। कितने बच्चों की बात की है, कितने वर्ष बात की है? तो याद रखें 14 वर्ष से पहले, 14 वर्ष से कम बच्चों की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद द्वारा राज्य निवास के आधार पर नौकरियों में भेदभाव कर सकता है? तो याद रखें 16(3) के आधार पर। तो 16(3) के आधार पर राज्य निवास के आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव निवास के आधार पर कैसे कर सकता है? देखा होगा आपने कई बार कुछ राज्यों ने जो वैकेंसी आती है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप उदाहरण को समझे। कोई वैकेंसी आई है जैसे राजस्थान में, और राजस्थान ने ये कह दिया, फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई है, राजस्थान ने ये कह दिया कि बाहरी राज्य वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म, तो वो निवास के आधार पर क्या हो रहा है? भेदभाव, भेद कर सकता है, ठीक है, मैं उनसे निषेध कर सकता है। तो 16(3) में याद करने का देखो क्या तरीका है, नौकरियों में क्या करना है? भेदभाव करना। किसके आधार पर? निवास। अब निवास में शब्द कितने? 1 2 3, तो 16(3) में है। कहां पर अभी? 16(3) में। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल जो 15 है वो भी आरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 16 है वो भी आरक्षण की बात करता है। दोनों आरक्षण की बात करते हैं, पर आरक्षण करते कैसे? देखो, आर्टिकल जो 15 है वो प्रवेश में आरक्षण की बात करता है, जैसे सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात करता है, और जो आर्टिकल 16 है वो नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, ठीक है, याद रखें। वैसे आरक्षण के बारे में मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा, क्योंकि अपने भारत के अंदर जो आरक्षण है वो कोई भी राज्य 50% से अधिक नहीं दे सकता, ठीक है। और जो SC ST को आरक्षण है वो जनसंख्या अनुपात पर दिया जाएगा, और OBC को जो आरक्षण है वो 21% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 21%। पर वो 21% तब दिया जाएगा जब SC ST को आरक्षण दे दिया गया, उसके बाद जो बच जाए, पर 21% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। किसको? OBC को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ये वर्तमान स्वतंत्रता है, कितनी है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है। कितनी है अभी? 6 स्वतंत्रता। वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद में आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आपको घूमने की स्वतंत्रता, आप किस देश में कहीं भी घूम सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। आपको निवास मतलब बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर रह सकते हो। आपको वर्तनी, आजीविका, कारोबार, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में है। एक स्वतंत्रता हटा दी गई है, वो कौन सी? संपत्ति की स्वतंत्रता, मतलब संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति को रखने की स्वतंत्रता है, वो हटा दी गई है। ये कौन से? 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा हटाई गई है, ठीक है। और इससे संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करवाता है? तो याद रखें आर्टिकल 19(1) क्या के तहत, ठीक है। और इसी आर्टिकल 19(1) क्या के तहत 19(2) का निर्बंध लगा हुआ। किसका भी? निर्बंध लगा हुआ। निर्बंध का मतलब हो गया कि आपको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता वहां तक ही है जहां तक आप किसी की स्वतंत्रता का हनन न करें। मतलब कहने का मतलब है आपको डंडा वहीं तक घुमाना है जहां तक किसी को लगे ना, ठीक है, दूसरे के लगे ना या दूसरे के टच ना करे। समझ आएगी बात? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल संविधान में आर्टिकल 19 के तहत मूल स्वतंत्रता कितनी थी? तो 7 थी, याद रखें कितनी थी भी? 7 स्वतंत्रता थी। वर्तमान में कितनी है? 6 स्वतंत्रता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो याद रखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा, ठीक है। तो सहकारी समितियों के गठन या निर्माण की बात की गई है, कौन से? 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है आपको फोर्थ ग्रेड में। आगे देखें, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता दी गई है? तो अभी मैंने बताया था, तो याद रखें 19(1) डे के, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(च) में कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? तो अभी बताया था मैंने, संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या फिर बेचने की स्वतंत्रता को क्या कर दिया? हटा दिया गया। इसे अभी क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस मतलब मीडिया, किस अधिकार में नहीं था? तो याद रखें विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। देखो अब विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कैसे? चुप रहने की भी स्वतंत्रता है अपने को, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है अपने को, ठीक है, तो याद रखें।
आगे देखें, राष्ट्र, अब देखो चुप रहने की स्वतंत्रता कहाँ है, चुप रहने की, ऐसा थोड़ी है भी चुप रहा जाए, ऐसा काम नहीं है। मतलब चुप रहने की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आप जब राष्ट्रीय गान बोला जाए तो आप चुप रहो, तो वो स्वतंत्रता है आपको चुप रहने की, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन, आगे ये क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखें आर्टिकल 19 एक कै में है। कहां पर? अभी आर्टिकल 19 एक कै के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपराध के लिए दोष के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखें आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 में आपको बड़ी तरीके से समझा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो देखो पहली बात याद रखें, वैसे तो आगे भी है पर मैं आपको बता दूं, देखो आर्टिकल 20 के 3 सब पॉइंट है। पहला सब पॉइंट है कि कार्य उत्तर विधि से संरक्षण, किससे संरक्षण? अभी कार्य उत्तर विधि से संरक्षण। अब कार्य उत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जिस समय आपने कोई अपराध किया और उस समय कोई कानून लागू है, उसी के तहत आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। मतलब आपके केस की सुनवाई थोड़े समय बाद होती है, और जब आपने चोरी या कोई अपराध किया उस समय मतलब आपने जो सजा वो थी तो वही आपको सजा मिलेगी, बाद की सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कार्य उत्तर विधि संरक्षण है। मतलब कार्य उत्तर मतलब कार्य उत्तर मतलब बाद में कर रहे हैं। फिर है एक अपराध की एक सजा, मतलब एक अपराध की एक सजा, मतलब आपको एक अपराध की एक सजा ही दी जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा है आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन का मतलब होता है कि आपको किसी भी कार्य के लिए आपको समय की गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखें इस बात को। तो आर्टिकल ये 20 में दो सीधी से संरक्षण, आपातकाल में यही आर्टिकल क्या नहीं होता, स्थगित नहीं होता, निलंबित नहीं होता, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित, मतलब एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 20(2) के तहत, याद रखना 20(2) मतलब 2 बार आपको सजा नहीं दी जा सकती, एक बार ही सजा दी जा सकती। 20(2) में 2 बार दोहरे दंड की से संरक्षण है। कितने संरक्षण? अभी दोहरे दंड से संरक्षण आर्टिकल 20(2) में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे प्राण में देवी सुंदरता नहीं है, ये प्राण में देवी स्वतंत्रता है। कौन सी? प्राण में दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण में दैविक स्वतंत्रता, देवी सुंदरता नहीं है। प्राण में दैविक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आपको दी गई है? आर्टिकल 21 के तहत दी है। मतलब आपको जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, और आपातकाल में यह भी निलंबित नहीं होता है, क्योंकि ये आपके से छीनी नहीं जा सकती। आर्टिकल 21 कै के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया? तो याद रखें शिक्षा का अधिकार। कौन सा? भी शिक्षा का। और यहाँ पर कितने बच्चों से वर्ष की बात की? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, आर्टिकल 21 कै के तहत, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता किन्हें प्राप्त है? तो याद रखें आर्टिकल 19 के तहत केवल स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता वो किन्हें प्राप्त है? तो याद रखें केवल भारतीयों के लिए। किसके लिए? अभी केवल भारतीयों के लिए ही स्वतंत्रता, बाकियों के लिए स्वतंत्रता नहीं है, आर्टिकल 19, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया? तो याद रखें 19(1) ख के अंदर क्या दिया है? आर्टिकल 19(1) ख के अंदर क्या दिया हुआ है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। विदेश जाने का अधिकार किस वाद से दिया गया? विदेश जाने मतलब आपको विदेश जाने का अधिकार है, किस वाद में मिला है? तो याद रखें मेनका गांधी वाद में मिला है। क्या किस में मिला है? मेनका गांधी वाद 1978 में दिया गया था, क्योंकि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था इनका? ये विदेश जा रहे थे, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, जिसके कारण इन्हें अधिकार दिया गया, ठीक है। 2012 में आपको एक अधिकार और मिला है, अच्छी गहरी नींद, प्राप्त नींद का अधिकार मिला। पतंजलि है ना, जो पतंजलि रामदेव बाबा, उनके द्वारा 2012 के अंदर अपने को अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखें आत्म अभिशंसन, ये अभिशंसन है, अभिसंसद नहीं है, अभिशंसन। अभिशंसन, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखें 20(3) से। मतलब आपको गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, याद रखें। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखें 19(1) कै के अंदर है। कहां पर है? अभी 19(1) कै के अंदर। और 19(1) कै के अंदर कौन सा है? वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक में अभिव्यक्ति, बोलने और की स्वतंत्रता आपको। और इसी के अंदर आपको किसके साथ? चुप रहने, मतलब जब राष्ट्रगान बोला जाता है तब आप चुप रह सकते हो, आपको इस चीज की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 कै में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखें 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा।
तो एक संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया, और वो आर्टिकल कौन सा जोड़ा है, 21 का है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर पूरी समझना तो मैं आपको बताता हूँ। डीपीएससी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर एक आर्टिकल आता है नीति निर्देश तत्व में, आर्टिकल 45। पहले इसके अंदर था शिक्षा का अधिकार, अब यहाँ पर तो क्या कर दिया है 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है, और इसी में संशोधन करके यहाँ ये आर्टिकल नया जोड़ दिया गया, और वो उसमें क्या कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क का अधिकार। ये राज्य के कर्तव्य हैं, ये मूल अधिकार है अपने, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध के अधीन निरोध व्यक्ति की सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरोध किया जा सकता है, तो 3 माह। कितने माह भी, 3 माह। देखो ये निरोध, निवारक निरोध जो आता है वो अनुच्छेद 22 के तहत आता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। और इस ये सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं। कौन होते हैं भाई, हाई कोर्ट के मुख्य जज होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। इनकी सलाह के बिना आप कितने माह तक रोक सकते हो, 3 माह तक। अगर ये बढ़ाए तो आगे आप इस सजा को बढ़ा सकते हैं, मतलब ज्यादातर रोक सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखें आर्टिकल 22। तो अभी मैं आर्टिकल 22 की बताता हूँ। देखो आपको आर्टिकल 22 में क्या क्या अधिकार है, आपको अगर आपको कोई गिरफ्तार करने हैं तो आपको कारण जानने का अधिकार है, भी आप गिरफ्तार क्यों हो रही हो। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, 24 घंटे के सामने जो पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ पेश करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने। तीसरी बात, आपको वकील दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सरकारी वकील की सहायता दी जाएगी, ठीक है। और चौथा इसमें होता है निवारक निरोध विधि के दिन, अगर निवारक निरोध के दिन आप किसी व्यक्ति को आ रहा है तो उसको फिर ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वो निवारक निरोध विधि के दिन आते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, तो आर्टिकल 24। तो अभी मैंने बताया था आर्टिकल 24 में क्या है, जो बाल श्रम होते हैं 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगा सकते, ठीक है। पुश्तैनी काम में आप लगा सकते हैं, पर जोखिम भरे कारखानों में आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कहता है आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मानव दुर्व्यापार, ये दुर्व्यापार है, ठीक है, दुर्व्यापार, ठीक है, में बलात्श्रम का निषेध किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 23 में। मतलब आप मानवों का व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, बंधुआ मजदूरी दास प्रथा वगैरह नहीं करवा सकते, ये किसमें, आर्टिकल 23 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कितने प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है, तो याद रखें 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है, 4 प्रकार के। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, ये जो स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 25 में है, ठीक है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 26 में। देखो मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल जो 25 से लेकर 28 तक है, कहां तक अभी, 25 से जो 28 तक है वो किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता। देखो आर्टिकल जो 25 में है वो तो क्या है, आर्टिकल 25 में तो धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको क्या है अभी, धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 27 में कर, मतलब कर नहीं लिया जाएगा। 28 में है धार्मिक शिक्षा पर निषेध, मतलब आप किसी भी कहीं भी धार्मिक शिक्षा निषेध है, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो देखिए याद रखें एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो गीता है वो धर्म नहीं अपना, गीता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ये केस आया था एमपी के अंदर, तो उसके अंदर ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में, गीता एक धर्म नहीं है, वो अपने मतलब मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है गीता, ठीक है। तो जो भागवत गीता है उसकी बात कर रहा हूँ, याद रखें इस बात को, ठीक है, भागवत गीता की बात कर रहा हूं मैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबंध किया जा सकता है, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंध आप प्रबंध कर रहे हो, परंतु ये नहीं खराब होना चाहिए, लोक व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए, सदाचार खराब नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, इन पर आप क्या निर्बंध है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो याद रखें आर्टिकल 29 और 30। जो अल्पसंख्यक है, एक तो देखो अल्पसंख्यक 2 प्रकार के संविधान के अंदर, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, एक है भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। इनको शिक्षण वगैरह अपनी भाषा के आधार पर किया जा सकता है, आर्टिकल 29 और 30 कहते हैं, ठीक है। आगे देखो BR अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखें आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, क्या करता है अभी, रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की कौन सी करता है, एक करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या कौन सी करता है अभी, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, ठीक है, परमादेश करता है,
ठीक है, उत्प्रेषण करता है, प्रतिषेध करता है, ठीक है, और अधिकार प्रेषा करता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है, तो याद रखें इस बात को। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? अभी मैंने बताया 5 प्रकार की। कौन कौन सी जारी करता है? तो याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेषा, प्रतिषेध, ठीक है, ये जारी करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 25(2) के तहत प्रयुक्त हिंदू शब्द, आर्टिकल 25(2) के तहत प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मतलब कौन कौन सी आते हैं? तो याद रखें, हिंदू शब्द में बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आता है, ईसाई नहीं आता। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया आरएसएस द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बौद्ध, जैन, सिख आते हैं पर ईसाई नहीं आते, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि कि शिक्षण संस्थानों के स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो याद रखें 29-30 के तहत। किसके तहत है? 29-30 के तहत क्या है? अल्पसंख्यकों को, मतलब अल्पसंख्यक कौन है? भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। कौन से? आर्टिकल 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो याद रखें 6 से 14 वर्ष। कितने भी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, याद रखें इस बात को। कितने वर्षों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? अभी मैंने बताया था आर्टिकल जो 22 है वो निवारक निरोध विधि अधीन के करता है। निवारक निरोध विधि के अधीन मतलब किसी व्यक्ति पर शक हो तो उसको पहले उठाया जा सकता है। तो याद रखें, निवारक निरोध विधि के दिन आतंकवाद वगैरह ये चीजें होती है, ठीक है, याद रखें। अधिनियम भी बने, वो जो नेक्स्ट क्लास आएगी जब मैं मौलिक अधिकार हूं तब मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताऊंगा। आगे देखें, भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी रिट है? तो याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अवैध रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया हो तो उसे सह शरीर कहां पेश करना होता है? सुप्रीम कोर्ट में करना होता है। कहां करना होता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? अवैध रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको छुड़वाने के लिए किया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो याद रखें, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कौन सी रीत नहीं है या रिट है? कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने हेतु की जाती है? तो प्रतिषेध रिट। कौन सी भी? प्रतिषेध। मतलब अधीनस्थ या अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से जब बाहर कार्य करते हैं, जब अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तब एक रिट जारी की जाती है, उसे कहते हैं प्रतिषेध रिट। मतलब कोई गलती करे उस गलती को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी की जाती है? प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, ठीक है, याद रखें इस बात को। किसी पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो याद रखें, अधिकार परीक्षा। कौन सी की जाती है? भी अधिकार परीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं, क्या परीक्षा की जाती है, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा का मतलब कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठ गया है तो उसको रिट जारी की जाती है, भाई आप किस हक से तुम बैठे हो। तो इसका अर्थ होता है तुम्हें क्या हक है, मतलब तुम्हें इस पद पर बैठने का क्या हक है, ये याद रखें। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवैध रूप से गिरफ्तारी से मुक्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति है उसको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है तो एक रिट जारी की जाती है, वो कौन सी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की जाती है, ठीक है। बंद व मजदूरी अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो याद रखें 1976 में पारित किया। कब किया? अभी 1976 में बंद व मजदूरी अधिनियम पारित किया। कब किया? अभी 1976 में पारित किया, ठीक है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखें आर्टिकल 22 में। मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण किसकी बात कर रहे हैं? अभी गिरफ्तारी से संरक्षण किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 22 के तहत आपको गिरफ्तारी से संरक्षण है, मतलब आपको गिरफ्तार करे तो आपको कारण जानने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है, आपको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, मतलब पेश होने का अधिकार है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट। कौन है? भी न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। क्या है? कौन है? भी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? मतलब अपनी मनपसंद के विवाह करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21, मतलब आप अपनी पसंद से किसी भी लड़की या लड़की से शादी कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल आपको ये अधिकार देता है? आर्टिकल 21 देता है। ये तो आपको, मेरे को लगता है सबका फेवरेट अधिकार होगा ना। हाँ, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो याद रखें ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन में जो अधिकार दिए गए थे, उस जो कागज पत्र दिए उसे मेगना कार्टा कहते हैं। और इसी की तर्ज पर अपने भारत के भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं? भारत का मेगना कार्टा कहते हैं, मौलिक अधिकारों को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस माध्यम से की गई थी? तो 1895 में की गई थी, स्वराज विधेयक में की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखिए इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श समिति का गठन किया गया था? अभी मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति की। कौन सी भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति की परामर्श पर यह गठन किया गया था। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो आर्टिकल 13। अभी मैंने आपको बताया था शक्ति का आधार कौन सा? आर्टिकल 13। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति का आधार है मूल अधिकारों में, वो कौन सा है? आर्टिकल 13 को। एक चीज याद रखना, मूल जैसे जो रिट जारी करने की शक्ति सर्वाधिक है वो हाईकोर्ट के पास है, क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी करता है कानूनी अधिकार पर करता है, मौलिक अधिकारों पर करता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर किस पर करता है? मौलिक अधिकारों पर करता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता? तो याद रखें सशस्त्र विद्रोह। कौन सा भी? देखो आर्टिकल 352 है, जो आर्टिकल 352 है वो क्या लगाता है? आपातकाल लगाता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से। युद्ध और बाहरी आक्रमण तो आर्टिकल 19 से स्वतः निलंबित हो जाता है, पर सशस्त्र विद्रोह जो आंतरिक अशांति है उसके आधार पर आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो याद रखें अमेरिका से किए गए हैं। कहां से किए हैं? अभी अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्याय की पुनर्लोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो यूएस से लिया गया, ठीक है। न्याय की पुनर्लोकन को परिभाषित नहीं किया गया और अपने भारत में नहीं है, परंतु इसकी छवि कहां देखने को मिलती है? आर्टिकल 13 में देखने को मिलती है। कहां दिखती है? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 119(2) के तहत युक्तियुक्त निर्बंध भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखना 16वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनुच्छेद 18(2) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की डैश डैश बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब सहमति के बिना आप किसी भी भारतीय नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति की सहमति के बिना, ठीक है। राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, फिर ही भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से क्या कर सकता है? उपाधि ग्रहण कर सकता है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किसी दिन के किसी पद पर नियोजित व्यक्ति या संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी, आर्टिकल में वर्णित है। मतलब राज्य के किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ये सामान्य नहीं, अवसर की समानता होगी। ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 16 में है, याद रखें। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर की समानता है। किसकी समानता है? आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकार मतलब कैसे है? देखो सकारात्मक प्रकृति के भी है, नकारात्मक प्रकृति के भी है। कैसे भी? नकारात्मक भी और सकारात्मक है। नकारात्मक जैसे आर्टिकल 17 नकारात्मक ही है, ठीक है। आगे देखें आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो याद रखें भाग नंबर 12 में। कहां पर भी? भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के क्षेत्र संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा, अनुच्छेद 30(1) के तहत। किसके तहत भी? 30(1) के तहत आप भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक या धर्म के आधार पर आपको पसंद के आधार पर अपनी संस्थाएं स्थापित करने का क्या होगा? अधिकार होगा, ठीक है। आर्टिकल 30(1) के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद में कहा गया है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आर्टिकल 19(1) के प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं? मतलब ये उपाधि में नहीं आते, ये पुरस्कार है। क्या है अभी? पुरस्कार किस वाद में कहा है? तो याद रखें बालाजी राघवन वाद 1996 में कहा है कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, जितने भी अवार्ड है ये पुरस्कार है, न कि उपाधि है, ठीक है। ये उपाधि नहीं है, क्या ये
पुरस्कार है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) कह के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखें 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा। कब जोड़ा गया? भी 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा। और इसके अंदर पदोन्नति में आरक्षण से है, किससे भी? पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है ये, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी क्षेत्र की संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो याद रखें 29(2) के तहत। मतलब कहने का भाव ये कह रहा है कि किसी भी नागरिक को धर्म, भाषा, वंश, जाति किसी भी आधार पर राज्य पोषित या राज्य की सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान है उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल याद रखें 29(2) के तहत। किसके तहत? 29(2) के तहत, प्रवेश के अंदर, ठीक है। आगे देखें आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद के तहत संसद में सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो आर्टिकल 33 के तहत। मतलब जो सशस्त्र बल होते हैं, पुलिस हो गई, सेना वगैरह होगी, उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब उनके मौलिक अधिकारों को हनन कर सकती है कौन? संसद, मतलब नियम बना सकती है। तो वो कौन आर्टिकल के तहत बना सकेगी? आर्टिकल 33 के तहत बनाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें मैंने बताई ये समझ आई होगी आपको। इसके बाद मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। अपने मौलिक अधिकारों के अंदर आर्टिकल जो 12 से आर्टिकल है जो 12 से लेकर 35 तक है वो मूल अधिकारों के थे। वो अपनों ने यहाँ पर क्या देखे हैं? अभी उनके क्वेश्चन देखे हैं, लगभग 80 क्वेश्चन देखे हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है। इसी सीरीज के अंदर इनके अपने क्या लेके आएंगे? एमसीक्यूज भी लेके आएंगे और एमसीक्यूज भी इनको अपने कवर करेंगे। और ये टॉपिक करके इसका क्या करेंगे? एमसीक्यूज। ये वन लाइनर की सीरीज चल रही है जो आप वन लाइनर की सीरीज देख रहे हो, और ये 4th ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक से नहीं 2-4 बार ही देखें तो आपका टॉपिक पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों के अंदर क्या हो रहे हैं? टॉपिक पूरे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।